नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल में। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना, ये सेकंड पार्ट है मेजर साहब की जो पर्सनल जर्नी रही है एक गोलू मोलू लड़के से ऑफिसर बनने की। उसका फर्स्ट पार्ट हमने रिएक्ट किया था और उसको बहुत सराहना भी मिली हमारे रिएक्शन को। तो मुझे बहुत मज़ा आया फर्स्ट पार्ट को रिएक्ट करने में, मतलब उसको देखने में साथ में आपके। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो दूसरा पार्ट है वो भी उतना ही इंस्पायरिंग होगा, एंटरटेनिंग होगा और हमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसकी रिकमेंडेशन जो है वो विवेक तिवारी जी ने दी थी। और उसके बाद जब हमने फर्स्ट पार्ट डाला तो उसके बाद कुछ दूसरे दोस्तों ने भी जो है सेकंड पार्ट के लिए कहा है। तो ऑफ कोर्स आपने रिक्वेस्ट की तो आपका हुक्म सर आंखों पर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और बातें हम वीडियो के बाद में करेंगे। शैल बी सो हियर वी गो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आप सब लोगों ने जो पहला मैंने फर्स्ट टर्म की जो स्टोरी सुनाई थी ओटीए की, आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया, बड़ा सराहा और बहुत अप्रिशिएट करा। कई लोगों ने बोला साहब कि ये हमें मोटिवेट करता है आर्मी ज्वाइन करने के लिए, और हम भी चाह रहे थे कि हम सीडीएस का एग्जाम दें और भारतीय सेना में अफसर बने, ओटीए जाएं, आईएमए जाएं, एनडीए जाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और बस मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैसेज था ना, उसमें मैसेज ये तो था ही कि आप आर्मी में जाएं, जाहिर सी बात है, लेकिन अंडरलाइन जो मैसेज है कि आपके पास भी ना ऐसे दोस्त होने चाहिए जो बुरे वक्त में और अच्छे वक्त में आपके साथ खड़े रहें, अच्छे वक्त में ना भी खड़े रहें, बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहें। क्योंकि ये जो जिंदगी का सफर है अकेला तय नहीं हो पाता। जो मुश्किलात पेश आती हैं सामने, जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं ना, मैं अपने खुद का एग्जाम्पल देके बता रहा हूं कि अगर वो दोस्त नहीं होते मेरे तो मैं कभी वो काम नहीं कर पा, मेरे लिए पहाड़ था वो बहुत बड़ा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हैव गुड फ्रेंड्स, हैव लॉयल फ्रेंड्स, people who have your back all the time. I think that is the most important message that I was trying to drive home. खैर, अब हम आते हैं सेकंड टर्म। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के सेकंड टर्म में क्या होता है दोस्तों? फर्स्ट टर्म में आपने देखा मैं घर गया, खाया पिया, सो गया और ट्रेन पकड़ के वापस। अच्छा, सेकंड टर्म की शुरुआत हुई तो वही सागर का बटर चिकन छत पे, वो पता नहीं कौन सी बियर थी वो, नॉट दैट आई नो व्हाट हॉस्पिस टेस्ट्स लाइक, बट वी यूज्ड टू कॉल इट हॉस्पिस। तो बड़ी कोई पैथेटिक सी थी और वो भी गुनगुनी मिलती थी। तो वो खाया पिया और काम चल रहा था अपना बड़ा सब कुछ। और धीरे 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 क्या हुआ कि हमारे जैसे जूनियर्स आए। फिर हमने अपने जूनियर्स का भी वही रगड़ा लगाया जो हमारे सीनियर्स ने हमारा रगड़ा लगाया थे। रैगिंग नहीं है, ये ट्रेडिशन नहीं है, रैगिंग नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि फौज में एक चीज आजकल पता नहीं क्या होता है, नहीं होता, लेकिन हमारे टाइम पे होता था, शेव परेड होती थी। अब मैं आपको बताता हूं शेव परेड क्या है। अभी तो जैसे रेजर आते हैं ना शेविंग के, आपने देखा होगा वो सेफ्टी रेजर्स आते हैं, किसी में 2 ब्लेड्स होते हैं, किसी में 5 ब्लेड्स होते हैं, जिलेट के, बड़े फैंसी टाइप के। हमारे टाइम पे ये सब नहीं थे। मैं बात कर रहा हूं 93 94 की। हमारे टाइम पे क्या था, वो नीचे से खुलने वाले नहीं होते थे, आपने देखा था पुराने टाइप के जिसमें 2 3 4 टुकड़े उसके हो जाते थे, अलग अलग हो जाता था, वो आते थे। एंड वी यूज्ड टू शेव विद दैट। और ब्रश होता था और ट्यूब में उसका वो आता था, शेविंग क्रीम। तो आप ऐसे लगाइए, फिर उसको शेव करिए। तो बेसिकली हमारे सीनियर्स हमसे क्या करवाते थे, और यही चीज हमने अपने जूनियर से भी करवाई। बुरा लगता था हमें बहुत ज्यादा, लेकिन ये ट्रेनिंग थी और हमें ऐसा लग रहा था कि ट्रेनिंग है तो हम उसको करते थे। ये हमारे सीनियर्स करवाते थे रात को, और ऑड टाइम पे बिल्कुल। ये जो शेफ परेड होती थी ना, ये कभी ढंग के वक्त नहीं हुई कि दोपहर को करवा लिया, शाम को, सुबह ना। रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, जब सबसे गहरी नींद होती है, तब अचानक सीटी बजती थी और हमसे कहते थे कि तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, तुम शेव करके बाहर आओगे, बाथरूम जाओ, शेव करो, प्रॉपर लाइन में खड़े होके बाहर हमें इंस्पेक्शन कराओ और हम तुम्हारा इंस्पेक्शन करेंगे। ऐसे हाथ लगाते थे कि दाढ़ी बिल्कुल ऐसे भी और ऐसे भी स्मूथ है कि नहीं। और स्मूथ नहीं होती थी तो अगर 3 बजे की चेकिंग हुई है तो 3 से लेकर 5 साढ़े 5 बजे वही फ्रंट रोल, बैक रोल, रगड़ा, क्रॉलिंग, हॉन्चिंग, ये सब ड्रामा शुरू रहता था। पूरी रात की रात काली हो जाती थी और ऐसे कई रातें काली। अच्छा, ये जो मैं आपको रेजर का बता रहा हूं ना, रेजर के जैसे रेजर खोलते थे ऐसे इस तरीके से, और तो वो हमें कहते थे कि अलग अलग जगह इसको रखो। समझ रहे हैं मेरी बात? आप सोचिए,
आपने उसका जो नीचे वाला हैंडल है पकड़ने वाला वो कहीं रखा है, ब्लेड कहीं रखा है, ऊपर नीचे वाला हिस्सा कहीं रखा है। रात के 2 बजे सीटी बजती है, सीनियर विसल बजाता है, गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तो सब लोग ऐसे हड़बड़ाहट से सब लोग उठ जाते हैं, क्योंकि सीनियर भी वहीं पे रहते थे और हम सब लोग एक जगह रहते थे। फिर तो शेव परेड तो कहता था 3 मिनट्स या 2 मिनट्स, जो भी बोलेगा। अच्छा, आप लाइट स्विच ऑन नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, लाइट स्विच ऑन आप नहीं कर सकते। आपको अंधेरे में वो रेजर ढूंढना है, वो पूरा लगाना है। आपको नाइट सूट में आप सो रहे हैं, फौज में ऐसा नहीं है कि आप अपने मन चाहे जैसे कच्चे बनियान में सो गए। ना ना जी, प्रॉपर नाइट सूट में सो गए आप, चाहे वो मद्रास की गर्मी हो, उमस वाली, सोते आप नाइट सूट में हो। तो आपको ड्रेसिंग गाउन पहनना है ऊपर से, ड्रेसिंग गाउन पहन के आपको शेविंग किट लेना है, आपको बाथरूम जा। अच्छा, लाइट ऑफ है भाई, लाइट ऑफ है इस वक्त, लाइट नहीं चल रही, आपको नहीं पता। आपको अंधेरे में, बिल्कुल घुप अंधेरे में आपको जाना है, शीशे के सामने खड़े होके आपको शेव करना है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आप उठेंगे, आप ढूंढेंगे कहां कहां अपनी मेमोरी से याददाश्त है कि वो ब्लेड कहां पे रखा है, वो नीचे वाला पकड़ने वाला उसका हैंडल जो डंडा होता है वो कहां रखा है, ऊपर वाला नीचे वाला कवर। फिर आप उसको लगाएंगे, शेविंग किट तैयार करेंगे, ड्रेसिंग गाउन पहनेंगे, अंधेरे में आप बाथरूम में जाएंगे, शीशे के सामने खड़े होकर शीशे में देखते हुए। अब लाइट तो ऑफ है, शीशे के सामने खड़े होने का मुझे कॉन्सेप्ट आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है, मुझे नहीं समझ में आया कि यार शीशे के सामने हम क्यों खड़े हो रहे हैं, लेकिन शीशे के सामने खड़े होते थे और वहां पे हम लोग शेव करते थे। पूरा शेव वेव करा उल्टा, फिर बाहर जाओ, फिर वो चेक करता था। अच्छा, उसमें 2 चीजें थी, एक तो बोलते थे 3 मिनट में कर दो या 2 मिनट में कर दो। अब 2-3 मिनट में पूरा प्रोसेस किस तरीके से हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। तो पहली बार जब हुआ तो आई थिंक कोई 50 या 52 मिनट लगे थे, तो पूरी रात काली हुई। अगले दिन फिर हुआ। एक तो ऐसी बार हुआ, मुझे याद है कि एक रात में 3 बार शेव परेड हुई थी। तो ऐसे करते 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 करते, जब ये जूनियर टर्म की बात कर रहा हूं मैं, तो जब हम लोग जूनियर थे ना, तो इतना ज्यादा हो गया था कि हम 2-3 मिनट में फिर करने लगे। हमें अंधेरे में दिखने लगा, पता नहीं कैसे। या तो मैं ऐसा सोच रहा हूं, इतने सालों बाद मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता था कि अंधेरे में दिखता था। अंधेरे में तो खैर इंसान को क्या ही दिखेगा, लेकिन एक सेंसिंग हो गई थी कि यार ये चीजें, इतनी प्रैक्टिस हो गई थी अंधेरे में कि हमें पता लग गया था कैसे करना है। पर आज तक मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अंधेरे में, घुप अंधेरे में आप शीशे के सामने खड़े होकर शेव कर रहे हैं, क्योंकि वो तरीका वही था। तो लाइट हो ना हो, शीशे के सामने खड़े होकर करना है आपको शेव। तो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डिड, है ना। उसको कहते थे दोस्तों हम शेव परेड। अच्छा, एक होती कंबल परेड। कंबल परेड क्या होती है? कंबल परेड होती है बेसिकली, अब क्या ही बताएं, जो बंदा थोड़ा सा इस टाइप के होते हैं ना, पीपल हु डोंट कोऑपरेट, पीपल हु आर, जिनमें वो बात नहीं होती, तो उनको थोड़ा सा टाइट करने के लिए, मसाला कम होता है, थोड़ी सी खराब होती है, उनको टाइट करने के लिए कंबल ले जाते हैं, उसके ऊपर कंबल डालते हैं और उसकी होती कुटाई, और उसकी होती है सामूहिक कुटाई। तो किसी को पता तो लगता नहीं कि किसने मारा, ये नहीं पता लगता। ऐसा भी कर लेते हैं कि कोई सो रहा है, उसकी चुपचाप चारपाई 4 लोगों ने उठाई, वो गहरी नींद पे धीरे 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 करके आधा किलोमीटर दूर छोड़ दिया। जब वो सवेरे उठा तो देखा जंगल है आसपास, मैं कहां सो रहा था। ये भी हो चुका है, मैंने कभी नहीं करा, लेकिन मैंने ऐसी चीजें सुनी है, आई वर्ड। लेकिन कंबल परेड तो होती है। आजकल पता नहीं क्या एकेडमी में होता है, नहीं होता। हमारे टाइम पे तो लोगों ने करी थी और हमने सुना भी था कि हुई है, और एक आध तो मैंने देखी भी अपनी आंखों के सामने होती हुई, सेट करते हुए। खैर, तो ये सब चीजें हो गई। अच्छा, एक चीज होती है एकेडमी में, पनिशमेंट मिलती है। और भाई साहब, पनिशमेंट ऐसे बांटते हैं जैसे रेवड़ियां बांट रहे होंगे। छोटी छोटी चीज, मैं आपको उदाहरण बताता हूं। और यहां पे हम सब लोग सेकंड टर्म में आ गए, हम लोग सीनियर बन गए, और बाली, सिन्हा, चक्कू, चाऊ, मैं, हम सब लोग सेकंड टर्म में आ गए, तो हम लोग सीनियर बन गए। अब हम जूनियर्स का रगड़ा कर रहे हैं वहां पे। पनिशमेंट कैसे मिलती है? आपके देखिए ऊपर वाला बटन है, ये बटन है दूसरा, ये तीसरा। बेल्ट के ऊपर सिर्फ 3 बटन दिखने चाहिए। जो आपकी बेल्ट होती है ना, बेल्ट के ऊपर सिर्फ 3 बटन दिखने चाहिए। चौथा बटन जो है वो बेल्ट के नीचे होगा, वो दिखेगा नहीं। और जो जिप होती है ट्राउजर की, वो पूरा एक लाइन में होती है। आपको अगर चौथा बटन आपका दिख गया तो आपको पनिशमेंट। एमुनेशन बूट होता है, जो कट 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 आवाज आती है ना ड्रिल करते हुए एमुनेशन। एक तो डीएमएस होता है जिसके रबर, हार्ड रबर वाले सोल होते हैं, एक एमुनेशन बूट होता है। एमुनेशन बूट के नीचे 13 कील हैं।
अब आप पैर ऊपर करो तो जैसे घोड़े की नाल चेक करते हैं वैसे हमारी भी चेक करते थे। वो 13 कीलें, तो भाई गोलू की निकली 12, रगड़ा। तो यहां पे ना तुर्रा लगता था एक लाल पनिशमेंट के लिए एकेडमी में। तो जसामी कंपनी वाले तो तुर्रे में ही उन्होंने निकाल दिया पूरा मामला। इतनी पनिशमेंट रहती थी, ये नहीं, हमारी कंपनी में बहुत गड़बड़ रहती थी क्योंकि सब ऐसे डाउटफुल टाइप के थे हमारे उसमें जसामी कंपनी में। तो ठीक है, लेकिन सारे यारों की यार वहीं पे, ठीक है। तो वहां पे दोस्तों हम लोग गए और वहां पे फिर ये पनिशमेंट चल रही है दिन का, ये सब दुनिया भर का ड्रामा वहां पे एकेडमी की जो फुल पेस एकेडमी का चलता है ना, ओटीए में गेम्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है, एकेडमिक्स हो रहे हैं, ये सब, और बीच में सागर भी चल रहा है और बटर चिकन भी चल रहा है, मेहंदी वाला हाथ उसमें लाल हो रहे हैं खा के, ये सब ड्रामा चल रहा है और फुल स्पीड से चल रहा है। 120 की स्पीड पे ओटीए भागता है, 100 स्पीड की। अच्छा, अब होती है चीजें दो तीन। धीरे 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 आपकी पीओपी यानी कि पासिंग आउट परेड की तैयारी हो रही है, और पासिंग आउट परेड की तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं और सब लोग ये कह रहे हैं कि यार हम क्या ऑप्ट करेंगे। अच्छा, ऑप्शन कैसे मिलता है? जो ऑप्शन होता है ना कि आप कौन सी सर्विस में जाएंगे, कोई ईएमई के लिए ऑप्ट कर रहा है, कोई आर्मर्ड के लिए, कोई सिग्नल्स के लिए, कोई कोर ऑफ इंजीनियर्स के लिए, कोई इन्फेंट्री के लिए, कोई इन्फेंट्री में भी कोई कुमाऊं के लिए, कोई गढ़वाल के लिए, कोई गुरखास के लिए, सिख, सिखलाई, मराठा, गुरखास, ये सब जितनी भी रेजिमेंट्स हैं सबके लिए ऑप्शन। तो एक तो ऑप्शन होता था मेरिट का कि भाई साहब जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैडेट्स थे, जो ब्लॉक्स में आते थे ना, अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, तो ब्लॉक्स में तो जो टॉप थे तो वो तो जो मांगे उनको वो मिलता था कि जी मैंने ये करना है। तो वैकेंसी आती थी, जो वैकेंसी आ गई उसने बोला जी मुझे वहां पे जाना है, वहां पे। एक होता है पेरेंटल क्लेम। पेरेंटल क्लेम मतलब कि जिसके फादर ने सर्व करा उस यूनिट में एज सीओ, कमांडिंग ऑफिसर और एज सूबेदार मेजर, उसको पेरेंटल क्लेम मिलता है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जो अगर किसी एक्स यूनिट का है, लेट्स से वो 4 जाट का है, तो 4 जाट में अगर किसी के फादर ने कमांड करी है 4 जाट, या फिर एसएम रहे हैं सूबेदार मेजर, तो उसने बोल दिया लड़के ने कि कैडेट ने कि मैंने 4 जाट, तो 4 जाट तो जाएगा ही जाएगा, उसमें उसको कोई नहीं रोकता, ठीक है। प्रॉब्लम कहां पे आती है मैं आपको बताता हूं कि एकेडमी में ना, ओटीए में, एनडीए में भी, आईएमए में, मेरिट के जो, इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट यार, बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। अच्छा, हमने टेस्ट तो सारे पास कर लिए और कुछ कुछ हमने एक्सीलेंट में भी पास करे, सारे नहीं, कुछ कुछ, लेकिन मेरिट में थे काफी नीचे। लेकिन एक चीज थी जो किसी को नहीं पता थी, जो मेरे पास एक सो कॉल्ड सुपर पावर था, जो कि किसी को नहीं पता था। आई वॉज अ वेरी गुड हॉर्स राइडर और मैंने कई कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया था। मैं शो जंपिंग करता था। अच्छा, शो जंपिंग में क्यों करता था, कैसे करता था, मैंने कहां सीखी? जो मेरे फादर थे, राइट, वो जब तक मैं क्लास 12th में पढ़ता था तो वो बीएसएफ एकेडमी में थे टेकनपुर में। तो मेरे 9, 10th, 11th, 12th ये 4 साल बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर, ग्वालियर से करीब 30-35 किलोमीटर दूर बीएसएफ एकेडमी है। तो वहां पे बीएसएफ का स्कूल होता था, तो उस स्कूल में मैं पढ़ा था 9, 10th, 11th, 12th। और वहां पे हॉर्स लाइन होती थी जहां पे बीएसएफ के घोड़े होते थे। तो हम जितने भी बच्चा पार्टी थे हम लोग जाते थे वहां पे, घोड़े वोड़े चलाना सीखते थे। तो मिस्टर कमलिंदर सिंह राठौर हुआ करते थे, मिस्टर कमलिंदर सिंह राठौर, तो डिप्टी कमांडेंट थे उस वक्त, तो वो वहां के हेड थे और वो हमें सिखाते थे और हम लोग सीखते थे। तो मैं कुछ कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लिया था, मुझे हॉर्स राइडिंग अच्छी आती थी और आई वॉज ऑलवेज अ वेरी कीन राइडर। मैंने कई कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया और बीएसएफ का बड़ा सपोर्ट था और बीएसएफ एकेडमी में तो वहां पे सारी फैसिलिटीज थी। तो मैंने बोला यार देखो, मेरे दिमाग में क्लियर था और मैंने बाली और सिन्हा को डे 1 से बोल दिया था। मैंने बाली और सिन्हा को यह बोला कि भाई देख, ऐसा है, मैं तो जा रहा हूं 61st कैवलरी, इंडियन आर्मी की यूनिट है, और मैंने 61st कैवलरी के बारे में सुना था। मैंने क्या सुना था 61st कैवलरी के बारे में कि यार देखो, 2 जगह इनकी पोस्टिंग होती है, दिल्ली में और जयपुर में, ठीक है। दिल्ली और जयपुर में पोस्टिंग होती है, ये लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं, पोलो खेलते हैं, शो जंपिंग करते हैं, शैंपेन पीते हैं, बॉल डांस करते हैं। यू डांस विद ब्यूटीफुल लेडीज, यू हैव शैंपेन। ये मेरे दिमाग में, मुझे पता ही नहीं था कुछ। वो जिसने जो खबर हुआ उड़ा दिया, खबर उड़ा दी, वो दिमाग में चली गई। इंप्रेशनेबल यंग एज, क्या उम्र थी, 20 साल होगी। तो हम तो अपने आप को वैसे ही वो, यू नो, आई बिलीव्ड ऑल दैट। मुझे ये नहीं पता था कि 61st कैवलरी एक प्रोफेशनल यूनिट है और बहुत मेहनत है। ये तो बाद में पता लगा, पहले थोड़ी ना पता था। मैं पहले तो ये पता था कि यार कुछ नहीं, मजे करना, राइडिंग करनी, ऐश करनी है।
हमें कभी ये सोचा ही नहीं मैंने कि यार फौज तुम्हें तनख्वाह ऐश करने के लिए देगी, वो भी इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में तो जिस दिन आप जाते हो रगड़ा शुरू हो जाता है। आप अफसर हो, जवान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाबी सबकी लगी रहती बराबर। तो कोई बात नहीं। तो अब ये ड्रामा वहां पे शुरू हो रहा है और पीओपी की तैयारियां हो रही हैं, ये ड्रेस व्रेस, ये सब मार्च वार्च ये करो और यहां से जाएंगे, ये करेंगे, पूरा जो होता है। आप कभी पीओपी ओटीए, पीओपी आईएमए, एनडीए आप उठा के देखिएगा, आपको पता लग जाएगा, बड़ा तामझाम होता है। उसके बाद आप अफसर बन जाते हैं। तो मैंने बोला मैं तो 61st कैवलरी के लिए ऑप्ट कर रहा हूं। मुझे पता भी नहीं था कि 61st कैवलरी की वैकेंसी है भी कि नहीं, वो लोग मुझे लेंगे भी नहीं लेंगे, पर मेरे दिमाग में एक पिक्चर चल रही थी अपनी, और उस पिक्चर का मैं हीरो था। मेरे दिमाग में वो पिक्चर चल रही थी। तो बाली और सिन्हा ने इमोशनल ब्लैकमेल शुरू कर दिया। अच्छा तो 61st कैवलरी में जाएगा, हम तो इन्फेंट्री ऑप्ट कर रहे हैं। बाली वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन कि उसको इन्फेंट्री में जाना है, और सिन्हा वॉज वेरी क्लियर कि यार उसको भी इन्फेंट्री में जाना है। आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे 61st कैवलरी में जाना है। चक्कू आर्मर्ड कोर चला गया, उसका भी बिल्कुल क्लियर कट मामला था अर्नब चक्रवर्ती का, मुझे आर्मर्ड कोर जाना है। अब यार इन लोगों ने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल, अच्छा गोलू तू ये करेगा, तू ये कर, इन लोगों ने इतना मेरा ब्रेन वॉश कर दिया कि ऐसे ठीक है यार जो करना है करो। पर मुझे कहीं ना कहीं ये बात थी कि यार मेरे रिकॉर्ड्स में है कि ही इज अ गुड हॉर्स राइडर, और एक्वेस्ट्रियन में बड़ा ये अच्छा लड़का है और गुड, क्योंकि आई वॉज पार्ट ऑफ द हॉर्स राइडिंग क्लब एंड ऑल दैट। और वहाँ के जो एक कर्नल साहब थे हु वाज हेडिंग दैट, ही वाज फ्रॉम 61st कैवलरी, वो बड़ा इंकरेज करते थे यार, वो बहुत इंकरेज करते थे मुझे। whenever he would say, I would see him ना इवनिंग में हॉर्स राइडिंग क्लब में, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गौरव, हाउ आर यू माय फ्रेंड, मतलब ना जिसके he used to like a elderly this thing, he used to always guide me and with a lot of love and affection। तो मैंने बोला अपना तो सेट है यार, अपना 61st जाना, अपना ये सब ये बाली गाली बोलते रहेंगे, इनका क्या। अच्छा हुआ ये कि ड्रिल तो मेरी खराब थी, आपको मैंने बता दिया था पिछले एपिसोड में कि मैं 4 बार फेल हुआ, 5वीं बार तो मैं पास हुआ डीएसटी। और ये बाली बुलिए पहली बार में पास हो गए, बाहर तफरी कर रहे थे, पूरे चेन्नई घूम रहे थे और मैं अंदर जेल में। अच्छा अब क्या हुआ कि तब तक ड्रिल काफी हद तक ठीक हो गई थी और हम लोग वो भी कर रहे थे ना, प्रेपरेशन फॉर पीओपी हैड स्टार्टेड। तो एक दिन आया कि आर्म्स और सर्विसेज डिक्लेयर होती हैं, आपकी जो आर्म्स और सर्विसेज होती हैं वो डिक्लेयर होती हैं। तो वहां पे एडजुटेंट वही मेजर ललित राय वहां पे बैठे और वहां पे 1-2 और ऑफिसर्स बैठे हुए थे। वन ऑफ द ऑफिसर्स वाज मेजर आरपी कलीटा, वो भी कुमाऊं रेजिमेंट के थे और बड़ा स्मार्ट हैंडसम ऑफिसर, अ वेरी वेल स्पोकन, पोलाइट, जेंटलमैनली। और तो मेजर कलीटा वाज आल्सो देयर आई थिंक, एंड ही वाज द AQ ऑफ रंजीत सिंह बटालियन। हम लोग जसामी कंपनी के थे और जसामी कंपनी और कोहिमा कंपनी मिला के बनते थे रंजीत सिंह बटालियन। आज की तारीख में मेजर आरपी कलीटा ना, आज की तारीख में जो उस जमाने में मेजर आरपी कलीटा थे, ही इज लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलीटा, ही इज द ईस्टर्न आर्मी कमांडर, GOC&C ईस्टर्न कमांड, ठीक है। तो हमारे AQ हुआ करते थे। अब हुआ ये कि 1 by 1 तो बाली गया पहले, तो बाली ने सल्यूट करा, तो मैं तो बाहर था, पर प्रोसेस वही है ना कि JUO था वो, जूनियर अंडर ऑफिसर, तो एक रैंक मिलता है ना अंदर ही एकेडमी के, जो GCs होते हैं आपस में। तो बाली थोड़ा सा अच्छा था तो बाली JUO बना था। तो बोला यू हैव बीन कमीशन्ड इनटू 1st बटालियन द 6th लाइट इन्फेंट्री। और बाली ने करा होगा सल्यूट, पीछे मोड़, कट कट कट, बाली बाहर, चिन्ना मेरी जान AP सेना अंदर गया, यू हैव बीन कमीशन्ड इनटू 14 बिहार। अब आई मेरी बारी, मैं मार्च करके अंदर गया, सर GC नंबर दिस गौरव आर्या, GC फलाना गौरव आर्या, यू हैव बीन कमीशन्ड इनटू 17th बटालियन। मैंने बोला यार आर्मर्ड में तो बटालियन नहीं होती, ये 17th बटालियन क्यों बोल रहा है, चक्कर क्या हो गया ये। यू हैव बीन कमीशन्ड इनटू 17th बटालियन दी कुमाऊं रेजिमेंट। मैंने बोला ये क्या हो गया यार, ये बाउंसर कहां से आया। मैंने सल्यूट करा, पीछे मुड़ा, बाहर आया। बाहर कौन मिलता है मुझे, बाली और सना दूर खड़े थे, अपने आऊ चल रही थी इनकी। मुझे मिलता है सूबेदार इंदर सिंह, सूबेदार इंदर सिंह 3 कुमाऊं राइफल्स, बाकी हम लोग रेजिमेंट लिखते हैं, 3 कुमाऊं राइफल्स लिखती है। सूबेदार इंदर सिंह 3 कुमाऊं राइफल्स, वो हमारा ड्रिल इंस्ट्रक्टर था। और सूबेदार इंदर सिंह साहब जो थे वो मुझसे बहुत परेशान थे, मुझसे बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि कहते थे यार इस आदमी के ना हाथ मिलते हैं ना पैर मिलते हैं। अच्छा, एंड
जनरली आप देखोगे ना, कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल गुरखास, इनकी ना ड्रिल बड़ी तगड़ी रहती है, टक टक, जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि मशीन कर रही है ड्रिल, इंसान तो कर ही नहीं रहा। उस लेवल ऑफ परफेक्शन से करते हैं, और वो डिमांड भी वो परफेक्शन करते हैं, फिर वो मेहनत भी उस तरीके से करते हैं, लगन जो होती है उनकी, एकाग्रता से ड्रिल करते हैं। हमारे यहाँ पे हाथ पैर नहीं मिलते थे शुरू फर्स्ट टर्म में, बाद में तो ठीक हो गया था, बाद में मामला अच्छा हो गया था। लेकिन ये पूरी जब बात हुई तो बाहर गए तो मुझे बड़े हंस के हा जीसी, अच्छा उनको भी नहीं पता, ठीक है। तो मुझे मुझे सामने मिल रहे हैं सूबेदार इंदर सिंह, सामने खड़े, हा जीसी, जीसी इज जेंटलमैन कैरेट, हाँ जीसी, कौन सी रेजिमेंट मिली जीसी को, हा। मैंने बोला बहुत हा कर रहे, अभी बताता हूं साहब, कुमाऊं रेजिमेंट। सूबेदार इंदर सिंह का मुंह उतर गया, मैं बता रहा हूं आपको, सूबेदार इंदर सिंह का मुंह उतर गया, कुमाऊं रेजिमेंट, बिकॉज उस इंसान ने पूरी जिंदगी ड्रिल करी थी और बड़ी शानदार ड्रिल करी थी यार, ही वाज अ फैंटास्टिक गाय। उसको ऐसा बंदा मिल गया जिसकी ड्रिल ठीक नहीं थी, उसका दिल टूट गया, यू नो दैट लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म। सूबेदार इंदर सिंह का दिल टूट गया, वो मेरी तरफ ऐसे देखता है, 30 सेकंड तक तो कुछ नहीं बोला, बस उसकी सांसें चल रही थी और ऐसे देख रहा था, और मैं भी सामने खड़ा था, ड्रिल इंस्ट्रक्टर है, सावधान पे खड़ा था मैं उसके सामने, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हाथ नीचे करके। फिर मेरी तरफ ध्यान से देखा, फिर कहता है कि ठीक है जीसी, अब जो हो गया सो हो गया, होने को कौन टाल सकता है। मैंने बोला यार ये कैसा होता है दलील करने का तरीका, कहते हैं होने को कौन टाल सकता है, जो हो गया सो हो गया। सूबेदार इंदर सिंह का दिल टूट गया। खैर एनीवे, तो गए हम, फिर सब लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट करा। मेरे दिमाग में तो यही था कि हम हॉर्स राइडिंग करेंगे, 61st कैवलरी में जाएंगे एंड वील राइड हॉर्सेस। अब मैं पहुंच गया इन्फेंट्री, वेल लेटर ऑन आई फाउंड आउट दैट आई वाज द हॉर्स, क्योंकि इन्फेंट्री में सारा घुटने का काम है। अच्छा, तो हम लोग जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। एक दिन पहले ना, पासिंग आउट परेड के एक दिन पहले, एक 0 डे कह लीजिए, फ्री डे कह लीजिए, जो आई डोंट रिमेंबर द टर्म, उस एक दिन कुछ नहीं होता, उस दिन रिहर्सल नहीं होती, कुछ नहीं होता उस दिन, नथिंग। आप सिर्फ अपनी वर्दी तैयार करो, आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें ठीक करो, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, पूरा का पूरा आप अपना मामला सेट करो, क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन है, कल पीओपी है। तो आज के एक दिन पहले उसके सब कुछ छोड़ दिया जाता है आपको कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, राइट, यू हैव टू डू नथिंग। आप सिर्फ अपना ड्रेस तैयार करो, यू नो, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, बिकॉज पीओपी अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पासिंग आउट परेड, इट्स ऑल्सो अ शो टू द इंटायर वर्ल्ड कि दिस इज द लेवल ऑफ इंडियन आर्मीज परफेक्शन। ठीक है जी। उस दिन शाम को सूबेदार इंदर सिंह आए वहां पे, जीसी, ओ मैंने बोला यार आ गए ये। तो मैं वहां पे गया, बाहर बैरक के, मैं मिला, मैंने बोला कि मैं उनसे मिला, मैंने बोला जैन साहब, तो मेरा इधर आओ, अच्छा यूनिट से आपका अक्रूटमेंट्स आए, आपकी बेल्ट आई, मैंने बोला सब आ गया, क्योंकि यूनिट वाले अक्सर क्या होता है कि यूनिट वाले भेजते हैं आपके लिए ये आपके स्टार्स वगैरह ना, एवरीथिंग दिस इज सेंड बाय द यूनिट। बाकी ड्रेस तो आप ही बनाते हो, लेकिन ये सब होता है। खासतौर से आप देखिए आर्मर्ड वालों का बड़ा इलेबरेट होता है, ये क्रॉस बेल्ट और पता नहीं क्या क्या पहनते हैं वो लोग, तो उनका तो काफ़ी ही इलेबरेट होता है। तो हर एक यूनिट अपने अपने ऑफिसर के लिए जो भी उनको पता लग जाता है फिर वो भेजते हैं। तो मेरे लिए भी आया, तो मैंने बोला हाँ सब आ गया। तो उस दिन ना एक बड़ी उन्होंने अलग टाइप की बात करी, क्योंकि सूबेदार इंदर सिंह का खौफ था। सूबेदार इंदर सिंह को कभी हमने हंसते हुए नहीं देखा था, मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। और आप किसी भी इंडियन आर्मी के जनरल से, मैं आपको बोल रहा हूं, आज मैं खुल के चैलेंज कर रहा हूं, आपको कोई भी इंडियन आर्मी का सीनियर ऑफिसर होगा ना, कोई भी आर्मी चीफ हो, कोई भी हो, किसी भी लेवल का, आप अगर उससे ये पूछेंगे एकेडमी में आपका पीटी का इंस्ट्रक्टर कौन था, हो सकता है उनको याद हो ना हो। अगर आप पूछेंगे आपका वेपन्स का इंस्ट्रक्टर कौन था, हो सकता है उनको याद हो ना हो। लेकिन अगर आप उनको यह पूछेंगे ना आपका ड्रिल इंस्ट्रक्टर कौन था, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि उनको अपने ड्रिल इंस्ट्रक्टर का नाम याद ना हो, उसका चेहरा याद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। तो वो दिन मुझे भी याद है यार, वो एक दिन पहले ना 5 मार्च को हमारी पासिंग आउट थी, 4 मार्च की बात है। तो सूबेदार इंदर सिंह आए मेरे पास और फिर मुझसे कहने लगे कि आप हमारी रेजिमेंट में आए हैं और ये रेजिमेंट अब आपकी भी है, मैं आपको रेजिमेंट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं।
तो मुझे रेजिमेंट के बारे में पता ही नहीं था कुछ। तब उन्होंने मुझे बताया कि रेजिमेंट इतने साल पुरानी है, पहले ये हैदराबाद इन्फेंट्री हुआ करती थी, फिर उसके बाद में कुमाऊं। उन्होंने पूरा रेजिमेंट का इतिहास बताया। फिर बोला कि 1947 में जब पाकिस्तानी कबायली आए थे श्रीनगर एयरपोर्ट, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मिला था, 4 कुमाऊं से उनका ताल्लुक था। पूरा उन्होंने बताया। तो फिर बताया कि आप जिस यूनिट में जा रहे हैं, आपको पता है इस यूनिट को क्या बोलते हैं? मैंने बोला साहब 17 कुमाऊं बोलते हैं। कह रहा नहीं, 17 कुमाऊं तो यूनिट है, पर उसका नाम क्या है, बोलते क्या है उसको? उसको कहते हैं भदूरिया पलटन। आपकी यूनिट है भदूरिया पलटन। तो पहली बार मैंने सुना कि मेरी यूनिट को भदूरिया पलटन कहते हैं, मुझे तो पता नहीं था। फिर उन्होंने उस दिन मुझे बताया कि जीसी, एंड ही वॉज देयर फॉर ओनली 10-15 मिनट्स, 10 मिनट्स मुश्किल से। और ये सब बताने के बाद कहते हैं जीसी मैं आपको आज एक चीज सुनाऊंगा तो आपको याद रहेगा जीवन भर। मैंने बोला साहब क्या है? कहता जीसी आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे अफसर की कहानी और ऐसे यूनिट की कहानी जिसने बलिदान दिया, अपनी जान दी, और भारतीय सेना के इतिहास में कई एक्शन हुए, कई लोगों को गैलेंट्री अवार्ड मिले, पर शायद ही ऐसा एक्शन भारतीय सेना के इतिहास में हुआ होगा। उस दिन उन्होंने बात करी और मुझे इतिहास बताया, कहानी सुनाई रिजांगला की। कहानी थी रिजांगला की, कहानी थी मेजर शैतान सिंह की। पहली बार मैंने नाम सुना मेजर शैतान सिंह का। तो उसके बाद वो चले गए, तो मेरे दिमाग में ना बड़ा ये रिजांगला क्या होगा, ये मेजर शैतान सिंह कौन होंगे, और वो 122 अहीर थे और कैसे लड़े। तो मेरे दिमाग में उस दिन फिट हो गया यार कि मैं कैसी रेजिमेंट में जा रहा हूँ। मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं था कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। बट जब उन्होंने बताया ना, तब मेरे दिमाग में आया कि यार अच्छा। तो एंड में जाते ना उन्होंने एक बात बोली थी कि जीसी कल आप ऑफिसर हो जाओगे, ठीक है, आज आपका आखिरी दिन है एसजीसी, एज जेंटलमैन कैडेट। टुमारो यू विल बिकम एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप जिस रेजिमेंट में जा रहे हैं ना, वो रेजिमेंट मेजर सोमनाथ शर्मा और मेजर शैतान सिंह की रेजिमेंट है, ये बात कभी मत भूलना। तो ऐसे ठीक है, वो गए, मैं अंदर चला गया, ड्रेस तैयार करी, अगले दिन पीओपी हो गई। और पीओपी में फिर क्या हुआ कि एक अंतिम पग होता है, एक ऐसा लगा रहता है अंतिम पग। तो आप जब स्लो मार्च करके जाते हैं, जैसे आप अंतिम पग पार करते हैं, वैसे यू बिकम एन ऑफिसर। उसके बाद आप जाते हैं, फिर आपको ओथ दिलाई जाती है कि आई स्वेयर ऑन दैट आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड गो एज ऑर्डर्ड थ्रू लैंड, सी और एयर। तो एक प्रॉपर एक आपको ओथ लेनी पड़ती है, कसम खानी पड़ती है। और जो कसम होती है वो भारत के संविधान पे होती है, ठीक है। बाकी जैसे लोग हैं वो अपने रिलीजियस बुक्स के ऊपर लेते हैं, कोई भगवत गीता के ऊपर लेगा, कोई कुरान शरीफ के ऊपर लेगा, कोई गुरु ग्रंथ साहिब के बाइबल के ऊपर लेगा। ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी टेक एन ओथ टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब ये सब हो गया, तो पेरेंट्स आए थे, मम्मी पापा, तो उन्होंने पिपिंग विपिंग करी और हम लेफ्टिनेंट बन गए। और बाली से मिले, सबसे मिले, गले मिले, बड़े यार अजीब सा लग रहा था कि यार क्या इन लोगों को छोड़कर जा रहे हैं। तो जब एकेडमी में रहते थे तब हम डेली कोसते थे यार कि यार ये मेहनत है, ये इधर जाओ, बिल्कुल इंसान को बंदर बना रखा है, ये चढ़ जाओ उतर जाओ। लेकिन जब आप एकेडमी छोड़ते हैं ना, तब आपका दिल डूबता है यार कि यार इस जगह ने ना इंसान बना दिया, देखो यार। तो बड़ा बुरा लगा। एकेडमी गए, खैर विद पेरेंट्स बैक टू दिल्ली। एकेडमी को बाय बाय, सारे यार दोस्तों को बाय बाय बोला और वापस चले गए दिल्ली। तो दोस्तों ये एपिसोड 2 है एकेडमी का और यहां पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में मैं जल्द वापस आऊंगा और आपको बताऊंगा कि मैं जब 17 कुमाऊं गया तो वहां पे हुआ क्या, कौन से बड़े बड़े ऐसे कांड हुए और कौन से बड़े बड़े हमने तीर तुक्के मारे, ठीक है। और हमारा क्या एक्सपोजर रहा यूनिट में और क्या ट्रीटमेंट हमें मिली 17 कुमाऊं मेरी पलटन के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। दोस्तों अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पसंद आया होगा, सवाल ही नहीं उठता कि ऐसा वीडियो पसंद ना आए किसी को यार। बहुत खूबसूरत, मतलब आई इंजॉय इट थॉरली। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, और ये सेकेंड पार्ट जब खत्म हुआ तो मैं सोच रहा था कि यार ये सीरीज खत्म नहीं होनी चाहिए। तो हिमसेल्फ हैड सेड दैट कि थर्ड पार्ट भी आ रहा है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।
मतलब बहुत शानदार था यार। ये वीडियो देख के ऐसा लगा जैसे कि ट्राई करना चाहिए था। बट ठीक है यार, देश की सेवा करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। आर्मी सबसे बेहतरीन तरीका है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आर्मी ही, और भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं जहाँ से आप देश की सेवा कर सकते हैं, अपनी मातृभूमि की सेवा कर सकते हैं, है ना। आप जो भी कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से करिए, ईमानदारी से करिए, वो भी एक देश सेवा है। तो बहुत शानदार रहा यार। उन्होंने कुछ चीज़ें बोली ना जो मुझे मैंने कुछ मतलब ऐसा कुछ डिस्कस करने की इंटेंशन से कुछ लिखा नहीं, बट वो कुछ एक जगह उन्होंने बोला कि वो प्रॉपर जो है नाइट गाउन पहन के सोते थे। तो जो ये डिसिप्लिन होता है ना, वो हमेशा पैकेज में आता है। जो डिसिप्लिन है ना, ये अनुशासन, वो सिर्फ समय से उठना, समय से सोना, समय से खाना, समय पर पहुंचना नहीं है ना। पूरा एक जो आपका जीने का सलीका है वो बताता है कि आप कितने अनुशासित हैं। अंधेरे में भी शीशे के सामने खड़े होके शेव करना, उस समय भले समझ ना आया हो, लेकिन आई थिंक ये आपके जो रिफ्लेक्शंस जो होते हैं ना, एक हैबिट, एक रिफ्लेक्शंस, जो आप पहले दिन 52 मिनट लगा रहे थे, धीरे धीरे आप 2-3 मिनट के अंदर करने लग गए, है ना। यू आर अवेयर अबाउट द थिंग्स। तो आपके हाथ, आपके मूवमेंट, आपकी जो मसल्स मेमोरी है वो इम्प्रूव करता है। तो शायद वो एक रीज़न हो सकता है। पर ठीक है, मुझे बड़ा मज़ा आया यार ये वीडियो देख के, और मैं वेट करूँगा कि 3rd एपिसोड जब आए मेजर साहब का, है ना, एंड आई एम श्योर कि हम उस पर भी रिएक्शन करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे मज़ा आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट और प्यार दिखाइए, है ना। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरी कोशिश है कि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट पे रिएक्शन करूं, कुछ अच्छे कंटेंट अपनी तरफ से भी बनाऊं आगे चल के, और इस साल के अंत तक 25,000 तक पहुंचने का मेरा इरादा है। तो लेट्स सी, अगर आपका आशीर्वाद रहा, आपका सपोर्ट रहा, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा फिगर नहीं है ना। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद मी वंस अगेन। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।